guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for Iman. जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ जो अल्लाह का शुक्र है फाइनली हम स्टार्ट कर पा रहे हैं। आज भाई बहुत ही भारी दिन था। आप सबने सुना होगा मर्करी रेट्रोगेट के बारे में, जहां पे कहा जा रहा है सितारों की कुछ ऐसी गर्दिश हो रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो रही है, बातें बिखरी बिखरी जा रही हैं और टेक्नोलॉजी आपका साथ छोड़िए, जिसकी हमने मिसाल अभी देखी। हमारी लाइट सड़ गई, हमारे माइक नहीं चल रहे, हमारा बैकअप माइक नहीं चल रहा था, ये लाइट भी थोड़ी खराब हो रही थी बीच में। हम एक चीज से निकलते थे, अभी हेडलाइट का मैं कुछ निकालती, मैं कहा एडिटिंग में कर लूंगी, एक तरफ से अंधेरा है एक तरफ से नहीं अंधेरा, उतनी देर में माइक वाली चीज हो गई, फिर माइक को सॉर्ट कर रहे थे। बड़ा मुश्किल दिन था भाई, बहुत मुश्किल दिन था। शुक्र एक लफ्ज दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। नहीं मोमिन, वो लफ्ज असली में भारी होता है। बड़ी मुश्किल से मैं सही हुई मोमिन। नहीं, मोमिन का वार है जो मोमिन कभी करना चाहिए, समझ आना मेरी मोमिन की कोई लड़ाई चल रही है। आज हम बात करेंगे मर्करी रेट्रोगेट के बारे में। हाँ। सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और असल में पता है, अगर आपके इर्द गिर्द दोस्तों में, फैमिली में आपको मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रही है और अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लास्ट वीक मैंने अपना दुख बयान किया था कि एक इंसान ने मुझे कुछ वॉइस नोट भेजे, तो मैंने उसको भी मर्करी रेट्रोगेट में डाल दिया कि वो इतने शरीफ इंसान, इतने सालों से उनको जानता हूं, मतलब बहुत बड़े मुझसे उम्र में। तो उन्होंने जो एकदम से ये एक हरकत की, उनकी पर्सनालिटी इस तरह की है नहीं कि वो क्यों इस तरह करेंगे। अभी हमने जरा पैचअप अप कर लिया है। मुझे बुरा है। लगता है कि हुआ क्या, मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात की और कहीं नहीं कि मर्करी ने सारा ये गंद मचाया था। अच्छा, ये जब भी मैं इंस्टा पे देखती हूँ ना, पहले इतना ज्यादा पता नहीं था कि नहीं, ये बहुत दफा आता रहता है साल में, अब मुझे लग रहा है इस दफा बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हर कोई अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि मर्करी से हो रहा है। इंस्टाग्राम पे आप एक चीज देखो फिर वो आपको दिखाता रहता है। अच्छा, मजे की बात इंस्टाग्राम की ये है कि आप अपना, जैसे मैं लास्ट दुखों की बात कर रहा था, मैं मुझे बहुत दुखी पोस्ट आ रही थी, दुख आप अपना हल्का सा पिवट करो ना, मतलब कि पोस्ट आप लाइक कर दो, आप सेव कर लो, वो समझ आता है कि दुख बदल गया, फिर उस दुख के आते हैं, हल्का दुख बदलो फिर उस दुख के आते हैं। क्या आपका हल्का सा दुख बदला कोई? मेरा दुख तो वही चल रहा है जो मेन मेरी बात है कि दुनिया बहुत ही मतलब बहुत ही कड़वी और बनावटी और फेक है। और मैंने बड़ी मजेदार एक पोस्ट कर शेयर की इंस्टाग्राम पे कि दुनिया एक फैंसी ड्रेस पार्टी थी और मैं आ गया अपने असली चेहरे के साथ। यहाँ पे जितना आपका एक फसाद, एक नकली फेक ग्रैंडनेस, पीछे कुछ होगा भी नहीं आपके पास, फिर आपने दिखाने के भी मेरे पास बहुत कुछ है। ये पता, ये खौफनाक और भयंकर होता जा रहा है ना। मैं ये भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत से यंग बच्चे बच्चियां, वो अपनी एक जिंदगी इंस्टाग्राम पे, ये पहले भी फेकनेस थी, वो फेकनेस इस हद तक बढ़ती जा रही है कि लोग आके से आके उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा हो गया और एक आपने एक तरीके से अपने आप को दिखाना है, बहुत फेक होते जा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी ओरिजिनल रही नहीं है, जो चीज आपको लगता है कि दिखाने में अच्छी लगती है वही करी जा रहे हैं। पहले था ना कि हल्का सा एक फेकनेस थी, वो और बड़ी, अब फेकनेस इतनी बढ़ चुकी है कि मैं क्या बातें कहूं कि ईस्ट और वेस्ट हो चुका है और बहुत बनावटी, बहुत ही मक्कार दुनिया और बहुत ही मक्कार लोग हैं यहाँ पे। यही मतलब के लोग हैं, बातें थी ना, मैं फीडबैक पे भी आ गई हूं। मतलब के लोग हैं, मतलब के रिश्ते यहाँ पे, मतलब दे रिश्ते ने मतलब दी यारी है। कोई अच्छा इंसान मिल ले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छा बॉन्ड मिला। कुछ अच्छे बॉन्ड सबकी जिंदगी में होते हैं, उनके लिए वी आर ऑल ग्रेटफुल। बाकी दुनिया सांपों से भरी हुई है और लोग झूठ इतनी नजाकत से बोलते हैं और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, मतलब चलो कुछ बात का आप झूठ बोलो कि मुंह मत्था हो, बेतुक की बातों के झूठ बोलते लोग। बेतुक की बातों के, मैं उन पे तपता हूं। मैं मोहन, मुझे लगा फिर आज थेरेपी सेशन लेना चाहिए। मैं थेरेपिस्ट की तलाश में हूं। मैं कब से चाहता हूं थेरेपी लेना, 2 थेरेपी लेनी है मुझे। एक थेरेपी लेनी है, थेरेपी जो होती है, और एक स्पीच थेरेपी की मुझे भी ख्वाहिशमंद हूं। हम बहुत तेज एट टाइम्स बोलते हैं तो लोग, तो अब मैंने अपना जरा स्पीड अप किया इस प्रोसेस को। मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूं, ढूंढो मजे का थेरेपिस्ट, कुछ बातें मैं शेयर करूं, मुझे समझ में हो क्या है। अच्छा थेरेपिस्ट, थेरेपी के साथ मजे का थेरेपिस्ट जो आप, एक थेरेपिस्ट हैं जो बड़ी मशहूर है, जो ईमान में हंसी है, जिनका हमने एक ये मैं स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा, तो वो मेरे हर दफा डिसाइड करते हैं थेरेपी लेना है। नहीं, एक थेरेपिस्ट है, एक मोहतरमा, नाम लेंगे उनका। बहुत साल पहले मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, तो मैंने थेरेपी स्टार्ट करनी थी बट नहीं हो सकी। उसके बाद फिर कुछ साल बाद दोबारा मैंने उन्हें रीच आउट किया, उन्होंने मुझे वेलकम किया और फिर मेरे दोस्त ने, इनके पास मत जाने, बड़ी खतरनाक है, ये बातें निकाल देती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा अच्छा, मोमिन ने बड़े आराम से कहा, मैं ना हल्का हल्का घबरा रहा हूँ थेरेपी से, वो डंडा लेके आई। जबकि एज अ थेरेपिस्ट आपको समझना चाहिए, हो सकता है मोमिन सच में डरता हो, कोई बहुत ज्यादा टैबू अटैच्ड है भी, उन्होंने कोल्ड फीट है वगैरह। हाँ, तो मैंने भी खोले मेंटल हेल्थ के पत्ते जो ऐसे फेंके जाते हैं आजकल। मोमिन बहुत ज्यादा से ठक ठक करके, बेतुक के पत्ते हैं, ये भी बेतुक के पत्ते हैं। मेरी स्पेस हिल गई, मेरी मेंटल हेल्थ में ला दिया आपने, फिर मैं डर गई थोड़ा सा।
वो मैंने काम की वजह से मुझे एक और थेरेपी और मुझे याद है वो मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे परेशान था, मैं क्या उनको जवाब दूं और पूरा पता नहीं कि फिर मैंने भी सिखा, उनका मैं स्पेस बोली ये जेनजी का फायदा, बिग हार्ट्स। हाँ फिर हमने जेनजी का फायदा है कि गलती अपनी हो अगर डाल दो। फॉर इंस्टेंस आपको कोई काम दिया, आपके एम्प्लॉयर ने, बॉस ने काम गलत हो आपको डांटे तो आप कहते मेरा दिमाग हिल गया, आपने मेरी स्पेस इन्वेट कर दी, मेरी मेंटल हेल्थ हिल गई। आई वाज गोइंग थ्रू सो मच वगैरह। कभी-कभी जेन्युइन तो कभी-कभी लोग एज एन एक्सक्यूज भी यूज करते हैं। पहले भी लोग काम सब करते थे, अभी एकदम सबकी हेल्थें बहुत इफेक्ट होने लग गई हैं। मुझे लगता है कोविड के बाद बचपन में हम लोग, हमारे माँ बाप कितना प्रेशर डालते सबके। हाँ मुझे लगता है कोविड के बाद वैसे भी सब थोड़े ना ऐसे ढाल से हो गए तो अब तो माँ बाप बच्चों को पता है, पढ़ लो बेटा एग्जाम है, पढ़ लो, ऐसे कहना पड़ता है। पहले तो पता नहीं, हाँ पहले तरह के फोन छीन लिया, वाईफाई ऑफ हो गया, मतलब सच्ची होती अब थी। तो कर ही नहीं सकते वरना फॉरेन स्टोरी लग जाएगी माँ बाप के ये खिलाफ। दुखी वैसे बात इसने बड़ी अच्छी बयान की, जो मिलेनियल्स थे मेरी उम्र के, पहले हम बच्चे ने माँ बाप के अंदर रहे, अब आगे जाके बच्चों के अंदर रहेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये दुख की बात है वैसे। खैर हम लोग फिर आज वो मुझे लग रहा है बिखर जा रहे हैं, पर लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। लोगों ने फीडबैक की बात करें big तो hearts। कि बिखरी बिखरी बातें क्या करें, मोमेंट का हार्ट टू हार्ट इंट्रो वाली फील हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे क्या हैं। तो बात आज है। गाइस आपको और मिल गया वो। उसके अलावा एक फैंडम की वॉर शुरू होगी, अनमोल के फैंस आए हमारे खिलाफ, उन्होंने कहा आपने सज्जल वाले पॉइंट में क्या किया। हालांकि अगर आप शो देखते, हमने खुद यही बात बोली कि उसने बस एक स्टोरी रिपोस्ट की, इसमें इतनी ज्यादा बड़ी हमने खुद बात। अनमोल को डिफेंड किया था। एक्टर्स रिपोस्ट कर लेते होते हाँ हैं। वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे करते हैं, और अनमोल और लीड दोनों बहुत ज्यादा करते रहते हैं Repost, किरदार हाँ। की रिपोस्ट वगैरह। इस पूरी बात में टाइटल्स आर सपोज्ड टू बी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करें, कोई एक्साइटिंग हो, एंगेजिंग हो। And it was a question। टाइटल था क्या अनमोल ने किया, अंदर का हमने कहा नहीं किया। नहीं किया। What is? इतने लंबे लंबे चिट्ठे हैं इंस्टा पे, ये लोग पता नहीं और उसके अलावा बाकी फैंडम भी छिड़ गए। एक वो जो माया वाला टॉपिक 2 हफ्ते से चल रहा है, बहार जुमना। हालांकि इंट्रो में थोड़ी सी बात हुई थी, हाँ लोगों ने पकड़ ली वहां से। हाँ और अब फिर से आगे सारे यहाँ पे comment। बात कहना चाहूंगा सारे फैंडम्स को, और एक क्लिप मुझे पता कटेगा, फिर एक्स पे लगेगा, मुझे टैग करेंगे, रेडिट पे बड़े क्लिप्स लगते हैं, टैग किया जाएगा। इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ जितने भी स्टार्स के फैन क्लब्स हैं, आप सब लोग छोटे नागिने हैं, छोटे वार करते हैं, वो अच्छा सबके पास छोटी बंदूकें हैं, बम है, बम सब कुछ है। बंदूकें सब कुछ है, मानते नहीं है कि हम कहते हैं उसने पहले फेंका, हाँ। उसने पहले फेंका। अब मुझे टैग किया गया कि भाई आप बड़ा माया को डिफेंड करें। पता है माया युमना को बॉडी शेम भी करती है कि उसका मुंह पता नहीं मोटा है, एज शेम भी, वो माया के फैंस उनको एज शेम भी किया जाता है। तो अब अगर वही बात अब माया के फैन से पूछो तो माया के फैंस कहते हैं, युमना के फैंस आके माया को स्किनी शेम करते हैं, पता नहीं बहुत कुछ यहाँ पे मैं चल एक रहा है। बात कहना चाहूंगा, जो पहले कुछ कमेंट्स है कि ओ आप माया को डिफेंड कर ले। माया ने जो सारा, आपको याद होगी बात एसी वाली के बाद, गर्मी में धूप पसीना, एसी के कमरे में बैठ के रिव्यू देना आसान। हमने प्रॉपर माया को कॉल आउट किया था, और अभी भी जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं कि माया इसकी प्रेसिडेंट है, इस मुहिम की। एक नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, हाँ एक्टर है ना, धूप गर्मी मिट्टी खून पसीना, जिसमें माया अली प्रेसिडेंट हो के एसी में बैठे हुए हैं, हम मेहनत करते हैं, तो जहां पे भी गलत होता है हम उसको कॉल आउट करते हैं। और अल्लाह को जान देनी है, मैंने जितने कमेंट्स माया के खिलाफ देखे ना, मैं हमेशा YouTube पे देखता हूँ, लंबे कमेंट्स आते हैं। आई नो सब कुछ ही गलत है, बॉडी शेम करना, एज शेम करना, बट जो कैरेक्टर की बात है ना, वो एज अ गर्ल मुझे ज्यादा फील होती है। तो माया को जब वो वाले टैग्स करते हैं वो गलत है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि वो वाले गंद में ना जाए, बाकी करते हैं। पता है नीचे मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़ा था, तो वो करती इस तरह है, उसके एंटिक्स इस तरह के हैं, वो गलत गंदी एक्टर है, तो कोई गंदा एक्टर तो आप ये कर दो। आप गंदी एक्ट्रेस बोल सकते हैं, हाँ, उनको काम पे जो exact, मर्जी काम बोले, पे बोलो, फ्लॉप काम पे, हाँ। एक्ट्रेस बोल दें, प्रोजेक्ट नहीं चला, जो मर्जी हाँ, बोले, पर्सनल true। कैरेक्टर वाले टैग्स हाँ। नहीं, नॉट कूल। और ये सारे फैंस जब सब एक दूसरे वार करते हैं तो कोई अपना मासूम ना बने, हाँ सब वार करते हैं सब किसी उससे के वार ऊपर। करते हैं। प्लीज मुझे कोई लंबी सी हिस्ट्री लिख दे कि इस फैन पेज ने क्या क्या किया है, पूरी एक टाइमलाइन बना के, ताकि हम इसके बारे में पॉइंट बना सकें। मेरा एक्चुअली था कि हम फैंडम वॉर्स की बात है, बट ईमान ये हम इसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते। सकेंगे। हर कहता है कि उससे स्टार्ट किया, हाँ। इट बी लाइक अ कैच 22 सिचुएशन, कि हमने ये किया क्योंकि उन्होंने किया, वो कि हमने किया क्योंकि उन्होंने किया, मुर्गी पहले कि अंडा। ये कुछ फैन पेज बड़े टॉक्सिक हैं। मैं वो जो जिनके कपल वाले फैन पेज जब टूट जाते हैं, वो किसके रहते हैं फैन, किसके साथ होते हैं, किसके साथ नहीं होते, फिर किसके प्रोजेक्ट वार करते हैं। युमना वाले फैंस का हल्का फुल्का आपस चल रहा होता है, फिर आहा दानवी वाले फैन आगे बीच में, माया युमना सज्जल सज्जल वाले भी बीच में अंदर है, बहुत चल रहे होते हैं। बहुत कुछ चल रहा है। एक वो चल रहा है, एक म्यूजिकल चेयर चल रही है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे किसी दिन। मुझे वैसे एक मेरा नजरिया, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया में ना बहुत ज्यादा एक्टिव है पीआर का सीन, मतलब कि उनके जो पोर्टल्स भी हैं, पेजेस भी हैं, वहां पे बड़ी वो सटल चीजें करते हैं। हमारे इतना आगे नहीं है सीन। कियारा का चल रहा है ना कि कियारा ने पीआर करवाई है, कियारा की बहुत ही
अंधी पीआर थी। हमारी पीआर अंधी है। हाँ। उनके तो पकड़े गए ना तो अंधापन सामने है। हमारी पोस्ट होती अंधी पीआर है। हमारी पीआर बच्चे पकड़ लेते, हमारी इतनी वो हाई लेवल की पीआर नहीं होती कि सच इस बंदे को गंदा किया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। और हमें पे इल्जाम लगाते हैं कि आप पीआर कर रहे हो, आप वो कर आप रहे लोग हो। को अभी तक हमारे शो देख के पता नहीं चला, हम किसी की पीआर नहीं करते, हम लोग हर किसी पे खुले वार कर रहे होते हैं, किसी अपने की जो दोस्तों सही पे भी। होता है, हाँ जो सही जो होता है बात गलत सही है, होता है। जो बात गलत है गलत है। खैर उसके अलावा जो हमने एक फेमिनिज्म का टॉपिक छेड़ा था उस पे भी बहुत से माँ कमेंट्स को आए। डंडे पड़े। मोमन कितना खुश है डंडे पड़े, बहुत कुछ लोगों ने मेरे से एग्री किया, बहुत से लोगों ने मोमन के साथ एग्री किया। फेमिनिज्म की बात ही ये होती है कि हर किसी को अपनी आवाज रखने का हक है। मेरी आवाज थी, यू कैन एग्री टू डिसएग्री, मेरा व्यू पॉइंट वही है। मैं ऑब्वियसली अगर हम फेमिनिज्म के टॉपिक पे जाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक पे मैं डिटेल में जा सकती हूँ, बहुत दूर तक जाएगी। मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं, आप राजा ज़िया उल हक की मौलवी विद एन एटीट्यूड की अभी वीडियो आई है फेमिनिज्म के ऊपर, वो देख सकते हैं। मैं उस व्यू पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो मेरे साथ एग्री करते हैं एग्री कर सकते हैं, जो नहीं करते वो नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है इस पूरे स्टांस पे। उसके अलावा मोमन आप अपने बालों के बारे में एक स्टोरी शेयर करना चाहते थे? मैं शेयर करना चाह रहा था क्योंकि मोमन के ईमान बाल के जो कमेंट्स होते हैं वो अपनी फीडबैक आती है। इतने मैंने मोमन के कमेंट्स बाल पढ़े। बिखरे हुए मैं बचाना चाह रही हूँ, मोमन को ना छेड़ना पड़े टॉपिक। लोग अंधे हैं। मेरे बाल ऐसे उड़े थे लास्ट वीक, हाँ तो क्यों उड़े हुए थे बहुत बुरे मोमन? उड़े हुए थे कि जब मैंने शो जाके देखा एडिट, मैं घबरा गया। मैं कहा, ओह मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं। और वो एक लट थी यहाँ से ऐसे आगे आती, मैं बड़ा अपसेट हुआ। सो बेसिकली कहानी थोड़ी लंबी है, मैं इसको शॉर्ट करके सुना चाहूंगा। सुनाए मोमन। सो मेरी जो बालों की थी ना, जो एक तरीका था बाल बनाने का, वो थोड़ा मैंने चेंज किया है। मैं थोड़े बालों को जरा सांस लेने का मौका दे रहा हूँ। हाँ। आपको याद है मैंने 1 साल एक्सपायर्ड वैक्स इस्तेमाल की थी। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है वो। तो उस एक्सपायर्ड वैक्स की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ बालों को लेके। तो मैं आज से थोड़ा बायोटिन दिखा रहा हूँ, थोड़ा वो सीरम भी लगा रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं जरा बालों को चाहता हूँ मैं ज्यादा सांस लेने की जगह दूं, तो मैं मूस नहीं लगाता, कम मतलब जरा हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लगाया मैंने डर के, तो डर के एक लगाया वीक मैंने। शो में मोमन आप लगा लो, आप बाहर ना लगाओ। मां सारी जिंदगी मैंने बस बालों को मैं बस ड्राई करता था और वैक्स लगाता था। फिर रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने शुरू किया मूस लगाना। कि पहले मैंने लगाया अपना हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगाया, मैंने मूस लगाया ऐसे करके। फिर मैंने बालों को ड्राई किया। लास्ट वीक मैंने वो नहीं किया, मैंने सिर्फ लगाया मूस के बगैर। तो बाल से इतना पता नहीं बन सके, हाँ, अटके रह गए, बिखरे बिखरे से। बिखरे बिखरे रह एक गए। लट बहुत मोमन की बिखरी हुई सी थी। गंदी सी ऐसी टेढ़ी मेरी सी। एक कार्टून होते थे पता नहीं हाँ। उसके से होते थे बाल से उड़े हुए से। हाँ मोमन, कोई आपकी और कोई पॉइंट तो नहीं जो आपका रह गया हो? सारी बातें हो गई। सब्सक्राइब करें, शो की तरफ बढ़े। अच्छा हाँ जी। बात और भी थी कुछ वो हम मास्टर नेक्स्ट की? वीक कर लेंगे मास्टर की बातें। बहुत सी बातें हैं मेरे पास कहने को। बस बहुत सी बातें मैं चाहती हूँ हर हफ्ते कुछ थोड़ा सा आपने मुझे छूट दे दी है। इस बॉक्स से निकले। किस बॉक्स से? पंडोरास बॉक्स हम खोलेंगे ना जब भी चलो, आप कुछ बात हाँ, निकालोगे। done, अगर done, सारी done। बात एक दफा हो जाएगी फिर नेक्स्ट वीक क्या होगा, ताकि हमें जो इसी नोट पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। तो इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत होगी, मान का बाजा निकल चुका है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं शादी की। शादी हुई आयमा बेग की विद ज़ैन अहमद। जी हाँ, आयमा एंड ज़ैन हैव मेड थिंग्स ऑफिशियल। इन्होंने कर लिया है शादी और ये इन्होंने अनाउंसमेंट की इंस्टाग्राम पे विद अ क्यूट पोस्ट। बहुत क्यूट सी फोटोज थी। एक इंटीमेट सा इवेंट हुआ कनाडा में आई बिलीव, और बड़ी खूबसूरत सारी फोटोज थी। मुझे दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, सो हैप्पी इन लव। और जो सारे पोजेस वगैरह थे सब कुछ इस तरह लग रहा था कि बड़ा अपना अपना Very सा है। real। वरना सब इतने वो प्रोफेशनल जाके फॉर्मल से अजीब से शूट्स कर रहे होते हैं जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि सारे intimacy, प्यारे मोमेंट्स थे, जो cute सी फोटोज थी, हाँ। मजे की लगी। और ऊपर से उन्होंने वो छुपाई भी नहीं है शादी वाली बात। वरना मोस्टली एक्टर्स बहुत लंबी लंबी देर हाँ। छुपाते हैं, कुछ करते हैं। हुआ कुछ यूं कि कल परसों ही ये एक खबर लीक होगी कि भाई आयमा की शादी हो चुकी है। और साथ ही आयमा ने इसको पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया। काफी ज्यादा ना एक कैट एंड माउस टाइप चेस सिचुएशन बन जाती शादियों को लेके कि हो रही है नहीं हो रही, बताना है नहीं बताना। तो बहुत सब कुछ बहुत नीटली हो गया। और जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं, जो ज़ैन है वो रास्ता एक क्लोथिंग ब्रांड है, बड़ा मशहूर है इंटरनेशनली। बहुत सेलिब्रिटीज ने पहने कपड़े रास्ता के, जस्टिन बीबर ने, रिज अहमद ने। तो उसके वो फाउंडर हैं। और आयमा को हम जानते हैं, आयमा एक सिंगर है एंड इनको ढेर सारा प्यार एंड वी कांग्रेचुलेट देम ऑन दिस न्यू चैप्टर। लेकिन रंग में कुछ भंग भी डल चुका है। ज़ैन को लेके बात अब आई है सामने कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स को लेके कि वो एक अहमदी हैं। और वो एक बात खुली, हालांकि मुझे पहले नहीं पता था इस बात का। मुझे बात है ना, मैं अभी तक ये हैरान हूँ कि अब जाके क्यों बात की। वो काफी देर से they were seeing each other, कभी इस बात जिक्र नहीं हुआ। अभी ये बात एकदम चली है और लोग ऑब्वियसली बड़े अपसेट हैं, राइटली सो। जितना हमें पता है एज मुस्लिम्स वो ये है कि
इस्लाम में अहमदीज आर नॉन मुस्लिम और शादी उनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, वो मानते नहीं उन चीज़ों में जो मुस्लिम्स मानते हैं। क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि बचपन से कि जब हम अपना वो NSC भी बनाते हैं, अपना पासपोर्ट बनाते हैं, वहाँ पे होता है कि आपने कहना था कि आप यू बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट प्रॉफिट, और आप अहमदीज को नॉन मुस्लिम मानते हैं। और उसके बाद ये भी पता है कि जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान मर्द होते हैं, वो अहले किताब शादी कर सकते हैं क्रिश्चियन से, जू से, लेकिन जो मुसलमान खवातीन है वो शादी नहीं कर सकती। और जो अहमदीज है वो नॉन मुस्लिम में आते हैं तो वहाँ पर शादी नहीं हो सकती। लेकिन अलबत्ता ये बात भी कहना चाहूँगा मैं कि आस-पास हमने भी एटलीस्ट मैंने देखी अपने कुछ शादियाँ इस तरह देखी है मैंने, जहाँ पे अहमदी की शादी हुई है अभी तक मुस्लिम, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह पाक जानते हैं, हमें नहीं पता कोई बाद में कन्वर्ट करता है, उनका बिलीफ चेंज होता है कि नहीं होता, बट कहने कोई बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि वो ट्रांजिशन होता है कि नहीं होता। और एक लड़की एक लड़के को कराना और मुश्किल होता है। इस्लाम में होता है कि लड़के फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियों को कर पाते हैं बट लड़कियां नहीं कर पाती। अगर आप अहले किताब शादी वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना होता आपने, आप शादी कर बट फिर सकते भी हो। जो आप मतलब कि थोड़ा सा लाइक बच्चों की परवरिश में हर चीज में कहीं ना कहीं उनका ज्यादा थोड़ा वो होता है ना कि उनका ओपिनियन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा इस्लामी स्कॉलर्स हैं वो बेहतर इस पे आपको बता सकते हैं। हमें जितना सबको पता है एज मुसलमान हमें बातें पता है, बट देन हमने इर्द गिर्द देखे कुछ शादियां होते हुए, तो अल्लाह हमारी नॉलेज इस पे इतनी ज्यादा नहीं है कि हम अपना कोई ओपिनियन इस पे दे सकें, बट जितना बता हमने उतना बता दिया। बाकी अगर किसी और को भी कुछ कमेंट वगैरह में अगर बताना है तो बता सकते हैं। खैर हाँ, आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते अभी हम बात कर रहे थे आयमा बे की जो एक सिंगर हैं, तो बात करते हैं भाई पाकिस्तान में आने जा रहा है पाकिस्तान आइडल, और जिनको नहीं पता ये एक कमबैक है, क्योंकि पाकिस्तान आइडल बहुत साल पहले आया था इस मुल्क में एंड समहाउ एक सीजन के बाद 2000 फिजल आउट कर गया और बहुत सालों बाद वापस आ रहा है। वो सीजन 1 की एक बात जो मुझे याद है, वो आई थिंक सबको कहने की याद होगी, वो कंदील बलोच। दिस इज मी कंदील बलोच। अच्छा, और उनका ऑडिशन जो बड़ा वायरल गया था, तो अभी भी दिमाग में वो कंदील का चल के आना, ऑडिशन देना, और बुशरा अंसारी जी के जो आपस में वो थे, वो सब मुझे याद आ रहा है। तो वो सीजन 1 आया, वो कहीं ना कहीं बड़ा फिजल आउट कर गया। अब सीजन 2 आ रहा है इसका, और बड़े इंप्रेसिव इसके जजेस की लिस्ट है। मान कौन कौन जज में? सबसे पहले मेरे फब्बू हैं। ला 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 ला। जी हाँ, फब्बू ने फाइनली कर लिया कमबैक पाकिस्तान में, और वो एक क्या हुआ? मैं खुश हो रही हूँ कि मतलब एक पाकिस्तान की चीज एसोसिएट हो रहे हैं। तो काफी देर से हम सब कहते हैं कि फब्बू कोई पाकिस्तानी कुछ कंटेंट लेकर आए, हमारे फेस बने कहीं ना कहीं, तो कहीं पाकिस्तान आइडल का चेहरा बन चुके हैं। राहत फतेह अली खान है, वेरी हैप्पी। यस, राहत अली खान है, ज़ेब बंगेश है, और बंगश है, और बिलाल मकसूद है। ये 4 होंगे जजेस। बड़ा डाइवर्स पैनल है, हर तरह का फ्लेवर लेके आएंगे वहां पे। राहत फतेह अली खान अपना फ्लेवर लेके आएंगे, ज़ेब का अपना, बहुत ही डाइवर्स। अच्छा, लोग थोड़े से कह रहे थे कि आतिफ असलम क्यों नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंगर्स हैं, हमेशा सबको तो आप कैटर नहीं कर सकते। पर सीजन आई थिंक एक अच्छा, मुझे अच्छा लगा पैनल। उन्होंने अच्छा मिक्स किया है, एक लड़की सिंगर भी होगी, एक उस तरह भी होगी, एक थोड़ा फेस एंगल क्या होता है मैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं करना मैं समझ गया वहां से कहना चाह रही है, मैं समझ चुका हूं। उन्होंने हर लीग कैटेगरी में से कुछ तो कह रहा है कि फवाद यहाँ पे क्यों, फवाद क्यों नहीं भाई? मतलब जब बुशरा अंसारी जी आई थी सीजन 1 में, तो वो सिंगर एज सच नहीं थी। हाँ, वो गाना भी गाती थी, तो गाने भी गाते हैं, एक्ट्रेस थी प्राइमरीली। फब्बू तो मान के एक सिंगर रह चुके हैं। बोलो बोलो तुमने क्या देखा, बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तुमने मेरे। फब्बू को मैं थोड़ी सी सैड भी बना लूं। क्यों? फब्बू का गाना है एक कमबैक टाइप, एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं, बट अभी जिक्र हो रहा है तो मैं उस गाने का जिक्र करना चाहूंगी। उसके व्यूज बहुत सैड थे। कभी खरीद लेंगे ना वो प्लेटफॉर्म। 4 दिनों में 20 के बहुत सैड है। एक हमारे इतने बड़े स्टार, उनका इस तरह कमबैक, खरीद लेंगे व्यूज। वो हमेशा खरीदते ही हैं, तो इसलिए इतना सैड ना फील करेंगे सबके गानों में। एक इंसान है इंस्टाग्राम पे जो व्यूज खरीदता है, तो वो तो अन्नी बताता है व्यूज की, एंड उसे किसी ने अभी तक कॉल आउट नहीं किया, और उससे थोड़ा सा ही पीछे है ये प्लेटफॉर्म व्यूज खरीदने में। ये भी बट खैर उन्होंने बहुत से मजे के प्रोमोस बनाए हैं पाकिस्तान आइडल वालों ने। फवाद खान का है, राहत अली खान का है, वो पुलिस वाले बने हुए हैं, वो मैकेनिक बने हुए हैं, बिलाल का है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, अभी ज़ेब का आएगा। तो मजे का मुझे लगा प्रमोशंस वगैरह हो रही हैं कि आप भी सिंगर बनना चाहते हैं तो आप भी ऑडिशन करें। ऑडिशंस वगैरह शुरू होंगे। आपको भी ऑडिशन करना चाहिए, आपके भी थोड़े सुन निकल ही आते हैं। सुन निकलते नहीं है, लोग बड़े पक्के सुर होते हैं, लोग बड़े पक्के सुर होते हैं। बट मोमेंट भी कभी याद है, इसी सोफे पे बैठा हुआ खुश होता था कि मेरे अंदर भी बहुत सा टैलेंट है। सुर की पहचान मुझे है। मैं गाना भी गुनगुनाना चाहूं तो मुझे पता मैं सुन में गाऊंगा। कौन सा गाना गाऊं? कोई भी गाना गा ले मोमिन आप, जो आपका दिल करता है। मुझे वो गाना याद आ रहा है दिमाग में। फिर कौन सा? शहजाद रफी की फिल्म जो आ रही है। गा दे मोमिन आप। मैं खोली दिल दी किताब, मैं खोली दिल दी किताब,
गुलाब तेरे नादा मिलिया। गुलाब तेरे नादा मिलिया। अच्छा गाया मुंह में, एक लाइन सुना आपने, अच्छा गाया मुंह में। तंज कर रही है? नहीं, मैं अब ये जजेस बता सकते हैं। मैं सजदे च रखे आसिर, मैं सजदे च रखे आसिर, जवाब तेरे नादा मिलिया। जवाब तेरे नादा मिलिया। अच्छा गाया। मुझे लगता है हर किसी को ना सिंगर बनने का शौक होता है, हर कोई अपनी आवाज से बहुत खुश होता है। नहीं, मैं कहीं की बहुत अच्छे सुर पकड़ता हूं मान। जी जी, ये आप लोग बताइएगा। और कुछ मेरा सुर टूट जाता है। नहीं, गाने मुश्किल कुछ गाने होते हैं। बड़े होते हैं एक ही सांस में, हाँ। वहां मेरा सुर बिखर जाता है। हाँ, नहीं कुछ गाने होते ही इजी हैं, वो गाना गाओ तो आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। ये तो मैंने ईमान, ये गाना आज लॉन्च है तो मैंने खुशी में गाया कि मैं इस गाने का बड़ा वेट कर रहा था। मुझे क्यूट लगा था गाना ये। क्यूट लगा था गाना। बट खैर मोमिन, आप भी अगर चाहें तो पाकिस्तान आइडल में बिल्कुल नहीं। खुद ये भी कह रहे हो आपके सुर बड़े अच्छे इतने हैं। पक्के नहीं है, मैंने बस वैसे बेबी लेवल का है। अगर आप लोग के सुर पक्के हैं तो आप जरूर जा सकते हैं पाकिस्तान आइडल में। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी कहना चाह रहा हूँ कर लो। कि मैं जजेस का पैनल मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। हाँ। एंड कहीं ना कहीं मैंने मान से कल एक डिस्कशन स्टार्ट किया जो मैं आप सबसे भी करना चाह रहा था कि जजेस की क्वालिटी को लेके मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं ना, उनमें जो भी जजेस आते हैं नॉर्मली होता है कि देयर पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ पास्ट देयर प्राइम, जिनका वक्त थोड़ा पहले था। एक्सेप्शंस होते हैं बट मोस्टली इट्स पीपल जिनका वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा जा चुका है। तो उस हिसाब से मुझे बड़ी अच्छी लगी वैसे हाँ, लिस्ट ये सारे हमारे बड़े नाम है। राशिद खान अभी, हाँ। फवाद खान भी बड़े स्टार थे, मतलब उस तरह से ये है कि बड़े सब लोग हैं, सब अच्छे। अमेरिकन आइडल वगैरह में भी ना वो नॉर्मली होता है कि जो लोग थोड़े पुराने होते हैं, इंडिया में भी अनु मतलब मलिक। बिल्कुल वो उस वक्त के लोग ना आते, लाइक टेलर स्विफ्ट जज ही बनेगी। हाँ, केटी वेरी मुझे याद है बनी थी बीच में, उसका थोड़ा हालांकि वो थोड़ी डिसेंट ही था उसका वक्त। हाँ, तो कुछ लोग आ भी जाते हैं, वन ऑफ वगैरह होते हैं, बट वरना टाइम वगैरह से भी फर्क पड़ता है। नेहा कक्कड़ भी जज है किसी हाँ, शो में। सीजन में, मतलब कि इनकी बहुत से जजेस आए हैं, मतलब कि सब नाम एक एक सीजन के लिए आए हैं, तो ये भी मजा आएगा। आते हैं नेक्स्ट सीजन के होस्ट होंगे या कुछ जज होंगे। एक बात थोड़ा दुख हो रहा है मुझे, क्या? मैं सच बात बोलूंगा, क्या? वो ये है कि अब इंडियन आइडल हम सबने देखा, बच्चों ने कहीं ना कहीं, और हम सब ना वी ऑल ग्रोन अप ऑन इंडियन म्यूजिक, तो पाकिस्तानी म्यूजिक लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब गाने हैं, फिल्मी गीत बड़े मशहूर हैं, कुछ गीत हैं जो हम सब जानते हैं, बट इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो इतने कंटेस्टेंट गाने गाएंगे। बट मुझे लगता है हमारे पास बहुत सा म्यूजिक है जो लोगों ने इतना सुना नहीं है, बट है अच्छा म्यूजिक। I hope इसके थ्रू वो वाले गाने भी सब सुनेंगे कि अच्छा ये गाना तो अच्छा लग रहा है, सुनते हैं कि क्या था, तो ये इस मानना तरह अच्छा भी हो पॉइंट सकता है। है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, और बात करते हैं रियलिटी शो की। तो बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो की। जी हाँ, बजेगी डुगडुगी, लगेंगे तमाशे, क्योंकि आ रहा है तमाशा सीजन 4 जो स्टार्ट होने जा रहा है सैटरडे को। अभी कल यानी कि आज आप लोग शो देख रहे होंगे, घर में जा रहे कंटेस्टेंट्स, और सैटरडे को लगने वाला है। और मजे की बात है, स्पेस मतलब गैप और कम हो गया। मतलब पहले 3 दिन का डिले होता था, अब थर्सडे को जा रहे हैं और हफ्ते को लगेगा, तो बहुत फौरन लग रहा है। तो ये इनकी थोड़ी इंप्रेसिव बात है कि जल्दी होगा। जो नाम थे, हमने आपको नाम लास्ट वीक बताए थे, कुछ और नाम भी सुनने में आ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जो लिस्ट मुझ तक पहुंची वो इतनी इंप्रेसिव अभी तक नहीं है। आई होप लास्ट कोई एंड पे कोई कोई रैबिट निकला एकदम से, कुछ एक आधा छुपा के रखा हो, एक दो नाम बड़े हो, छुपा के ना, बस एंड पे किसी एक दो बंदे को पकड़ ले। नहीं कुछ होता है छुपा के लिए पता ना चले, खबर ना मिले कि हम बम खबर निकल आती है, बट पता नहीं है, होप के कुछ हो, क्योंकि वरना फिर आपका खुद भी थोड़ा सा आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अभी तक जो लिस्ट मैंने देखी है ना, ऑनेस्टली मुझे कुछ खास इसमें इंटरेस्टिंग नाम नहीं दिख रहे। जब किसी को जानते नहीं तो आपको उनका भी कुछ नहीं होता एट स्टेक को, फिर आपको भी उतना मजा नहीं आता बात करने में। जिनको थोड़ा सा जानते रहे, जिस तरह भी करके उमर शहजाद भी, क्योंकि आज के टॉपिक में थोड़ी सी बात होनी है, तो मजा आता है कि उनकी लाइफ में अच्छा ये था वो था, तो कुछ तो टॉपिक इस तरह के इंसानों के अंदर हो जो थोड़े फेमस होंगे। क्योंकि बिग ब्रदर था ना जो इंटरनेशनली, वहां पे तो आम लोग आते थे, वहां से अपने रियलिटी शो के स्टार्स बन जाते थे। बिग ब्रदर में था सेलिब्रिटी कॉन्सेप्ट, एंड सिमिलरली तमाशा भी सेलिब्रिटी कॉन्सेप्ट था, तो हमें सेलिब्रिटीज जरा चाहिए यहाँ पे। अभी इवन जब मैं बहुत खुश हूँ सुहाब से, ठीक है, अभी 2 नाम सुनने में, एक जुहाब का नाम आ रहा है, एक फजल का नाम भी आ रहा है। जुहाब का जो है कि वानिया, चलो उस वाले एंगल में मुझे पसंद है, वो भी उनका कपल की थोड़ी कोई बातें चाहती होंगी क्या होगा, बट कहने को वो भी कोई बहुत उस तरह से बड़ा नाम नहीं है, तो वो थोड़ा सा है कि अब सारे एक तरह के इस तरह के नाम तो एटलीस्ट आने चाहिए। टिकटॉकर्स वाले बहुत आई थिंक अन्य पैसे कमा रहे हैं उस लाइव शाइव से, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूं। मैं फिर से आगे अली नाम है, मुझे वो लड़की, उस लड़की में बहुत नमक है, वो लड़की ऑनेस्टली बहुत गंदा साउंड किया। नहीं बहुत नमक है, इंडिया वाले बहुत मिर्ची है, जो इंडिया वाले कहते होते हैं कि बहुत स्पाइस है इसमें, बहुत तड़का, मतलब उसके एक्सप्रेशन, उसके मैं टिकटॉक्स देखता हूं, उसने आगे तमाशे को एक्सप्रेशंस देने थे। वैसे बता रहा हूं मैं, दैट गर्ल, वो उसको टीवी या फिल्म का रुख करना चाहिए, उसमें पूरी पोटेंशियल है। शहजाद रफीक जी को नहीं पता था इनका, मान नहीं, क्या मतलब, जो सॉरी से मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस पॉइंट में भी उनका जिक्र होने लगा, जो मूवी में उन्होंने लिया हदी के साथ, उससे बेहतर किसी को ले लेते। वो जिस लड़की इज वेरी एक्सप्रेसिव, अलीना नाम है उनका, उनके टिकटॉक्स, उनके वो जितना उनका कैरी भी करती हैं, मतलब वो अभी आई हैं, अभी से वो अपने आप को हल्का सा ना जैसे बड़ी मतलब अच्छा वो अपने आप को लेकर चल रही है, उनके कपड़े शपड़े, उनके लुक्स वगैरह, बच्चे मतलब
थम्स अप। हाँ, लेट्स होप कि अच्छे कुछ नाम आए। लग तो नहीं रही वैसे। हाँ। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और तमाशा के बाद बात करते हैं एक और तमाशा जो चल रहा था भाई सोशल मीडिया पे काफी देर से। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ उमर आदिल वर्सेस रेशम। जी हाँ, उमर आदिल की आई है लेटेस्ट वीडियो जहां उन्होंने रेशम से मांग लिया माफी। मैं आपके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आई अपोलोजाइज और वो चाहते हैं कि भाई लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बात पे मिट्टी डल जाए। गई बात हो गई, लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया रेशम की तरफ। ऐसी दोस्ती करते हैं कि इन हासदीन को मुंह पे थप्पड़ पड़े। उन्होंने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना उसके बीच में एक छुरी है कि जो हाथ मिलाएगा साथ रेशम का हाथ कट जाएगा। बड़ी एक अजीब तरह की थी ये अपोलॉजी। पहली दफा मैंने ऐसी माफी देखी है जिसमें आप बंदे को बोलो जिससे माफी मांग रहे हो कि तुमने ये गलतियां की हैं, गीबत करें और उस दौरान रिकॉर्ड कर लें। रेशम, ये अच्छी आदत नहीं है। तुम्हारे से ये हो रहा है। रेशम, तुम बहुत तन्हा हो। नहीं, उनकी माफी की जो मुझे सबसे अजीब बात लगी वो ये लगी कि उन्होंने कहा मैंने माफी मांग ली है। माफी मांगने वाला अगर माफी मांग ले, अब तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो जो माफी नहीं देता वो अना का मारा हुआ अड़ियल जिद्दी कहलाता है। मतलब उन्होंने उससे भी उल्टा हर चीज में कहती। कुछ होते हैं लोग अना वाले जो माफी नहीं कबूल करते। मैं तो बड़ा बन गया माफी मांग के। माफी मांगना जुर्रत और बहादुरी का काम। मैं अपने आप को जुर्रतमंद समझता हूँ। बट जिसने कबूल ना की वो उसका ज़र्फ होगा। हर चीज में टैग। रेशम के माफ करने पे भी टैग, माफ ना करने पे भी टैग। बहुत से टैग्स थे इस वीडियो में। ईमान, हम कहाँ शुरुआत करें इस पॉइंट की? मैंने पूरी वीडियो देखी उनकी माफी वाली। मैंने कहा डिटेल में। माफी से पहले एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उमर आदिल जी की बहुत सी वीडियोस आई मंजर आम पे जहां उन्होंने रेशम के बहुत से स्टेटमेंट्स पास किए। ना तेन कदी कसम जुड़ना है ना कदी तेरी औलाद होनी है। बहुत से स्टेटमेंट्स पास तेरा ए हरामी पिंजर जेड़ा है किसी दे कम ते आवे। गलत टोन। एंड कहीं ना अभी जो उन्होंने आगे स्टोरी नरेट भी की ना, आई थिंक समहाउ उन्होंने वो अपना वाला एंगल निकाल दिया है। उन्होंने स्टोरी को स्टार्ट इस तरह से कर दिया है कि हमारा एक जाती मसला हुआ और रेशम ने मुझे कॉल आउट किया अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में। 2 टके का कोई यूट्यूबर है, उसने अपने साथ रेशम को बिठाया। जबकि असल में हुआ कुछ यूं था कि आपने बहुत से वार शुरू किए थे। पहले वारों की इंटेंसिटी थोड़ी छोटी थी, फिर बड़े होते रहे और होते होते एंड पे तो बहुत ही एक्सट्रीम चले गए थे। जिस पे फिर रेशम ने अटैक किया था। एक नु कुट पै गई है, खुसरी दी कुट रह गई कि ये इस तरह से एक को कुट पड़ गई। और मैंने ये बात हमेशा बोली है, मैं आज भी कहूंगा कि उमर आदिल जो हैं वो बहुत एक अक्लमंद इंसान है। ही इज वेरी वेल रेड, ही इज वेरी वेल कल्चर्ड और वो एक इंसाइक्लोपीडिया। इंडस्ट्री की बात की जाए, दुनिया की बात की जाए, उनका जो लहजा बात करने का वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि वो जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वो इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको दुख है आप उस दुख को भी शेयर करें, एक अच्छे अंदाज में करें। अगर आपको कुछ बात बुरी लगी है चुभिए तो आप उसको बोलें। अगर आप ही इतने खूबसूरती के साथ बातें बोलते हैं, आपको तो ये बात आती है। एक लहजा जो है, लफ्जों से खेलना जो होता है, और आप लफ्जों से बहुत अच्छा खेलते हैं। आप अभी इस माफी वाली वीडियो में भी देखिए आपने कितना कुछ कर दिया। माफी मांगते मांगते आपने 100 रेशम पे अटैक। माँ जैसी बड़ी बहन के साथ रेशम के कई दफा झगड़े हो चुके हैं। अब इन्होंने हुआ कि इन्होंने वीडियो स्टार्ट की, इन्होंने पहले बताया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनको एकदम माफी का ख्याल कहाँ से आया? अभी हफ्ता पहले इनकी फिर एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने फिर बोला है कि रेशम गटर का ढकना खोलोगे तो चीजें निकलेंगी। गटर का ढकना उठाऊंगा, कोई बात निकलेगी, वो ऐसी ही बदबूदार निकलेगी। मुझे बूढ़ी औरत की औरतों पे मुझे तरस ही आता है कि अब उनका जो टाइम खत्म हो चुका है, उनके पास काम ही। ढलती उम्र में बड़ी मजलूम हो जाती, तो कदरदान कहाँ गए, पैसा देने वाले कहाँ गए। फिर उन्होंने भी ये अटैक किया, अहमद अली भट्ट पे भी अटैक किया। उनकी खाला है, उन्होंने नहीं पूछती। उनकी अपनी सगी खालाओं से पूछिए कि वो 15 साल से उसका मुंह क्यों नहीं देखना चाहती। ये सब अटैक करने के बाद एकदम ही हफ्ते बाद उनकी माफी आ गई। इन्होंने माफी की वीडियो स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि भाई मैं रेशम का भाई था, हमारा अजीज बड़ा दोस्त अच्छा थी। बॉन्ड था हमारा। उनका भी रवैया मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे बहन अपने बड़े भाई से बात करती है, छोटी बहन जैसी। बहुत मैं इज्जत कर बड़े स्वीट नोट पे वीडियो की शुरुआत हुई। हाँ, बहुत कॉमन हमारे फ्रेंड्स हैं। हमारे कॉमन फ्रेंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी। एंड वहां पे उन्होंने आगे बात शुरू कर दी कि भाई ये जो है लोग देख रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी लग चुकी है। मेरा और रेशम का तनाजा लोगों के रोजी रोटी बन गया है। ये यूट्यूबर्स हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं 2-2 टके के। 2 टके का कोई यूट्यूबर है। मैं इन्हीं को क्वेश्चन करूंगी। इन्होंने अभी पिछले हफ्ते जो आई है ना, इसमें सब गटर का गंद वगैरह बोला है, उसी वीडियो में इन्होंने बोला खुद ही खवातीन आते आके बातें करती हैं। आई थिंक शायद नसीबुल्लाह की बात कर रहे थे, नरगिस की बात करते जब वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला पूरा केस हुआ था। खातून अगर आती हैं और अपना टूटा हुआ मुंह लेकर आती हैं, नीलो नील है, कि उन्होंने खुद ही आके बात की और आके अपनी दुख भरी कहानी पूरा इंटरव्यू करती हैं। जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे कहा गया कि क्यों वीडियो बनाई है? जब एक पब्लिक डोमेन में बात आ जाती तो आप अपना राय दे सकते हैं। जब आप एक चीज पब्लिक डोमेन में ले आए, पब्लिक आपको तंकीद भी देगी। आपने खुद हर व्लॉग में जाके
के आप एक नई कहानी रेशम के खिलाफ बोलते थे। इतने आपने वार किए, हर व्लॉग में डिफरेंट वार होते थे। कभी आपने वो जिस्म पंजर, तेरा ए हरामी पिंजर जेड़ा है किसी दे काम ते आवे, कभी कुछ कभी हम कुछ, न्याज की बात करें कि ओ न्याज अपनी यखनी बना के पेश कर, उससे देखचे के अंदर छलांग मार ले। आपने इतने पिंजर वाली बात थी, पिंजर वाली बात है, इतने आपने अटैक उनके ऊपर किए हुए अपनी वीडियोस में भी, लोगों के पास जा जाके भी। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर कैश कर रहे थे। फिर लोग पहले तो हमने अवॉइड किया, हमारे व्हाट्सएप में बहुत देर बाद हमने इसको डाला जब बहुत ही एक्सट्रीम पे इस गंद लेवल पे चला गया था कि अब जाती टैक्स पे चला गया था, वरना हम लोग भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे। और वहां पे उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, और अगर रेशम माफी एक्सेप्ट नहीं करती तो मतलब वहां भी रेशम बुरी है, रेशम बुरी है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री खोली हाँ। कि जो पहले सबसे पहली बात मेरी इनकी बहनों से भी बनती है, बाजी शमीम बहुत अच्छी हैं। बाजी शमीम एक कमाल खातून है, इस कदर मेहनती। अब इनको पता है, उन्होंने वीडियो में भी बोला कि बाजी शमीम रेशम की लड़ाई चल रही है। माँ जैसी बड़ी बहन के साथ रेशम के कई दफा झगड़े हो चुके हैं। उस लड़ाई के बीच में आप एक बंदे जिससे माफी मांग रहे हैं, उसको बता रहे हैं बहन इसकी बहुत अच्छी थी, दूसरी बहन भी इसकी बहुत अच्छी है। रेशम की एक छोटी बहन बेइंतहा अच्छी घरेलू लड़की है, नमाज़े पंजगाना अदा करती है। मैं तो चाहता हूँ कि वो वाली बहन वापस सुलह कर ले। रेशम मतलब कि हर चीज में एडवाइस देने लगे। मेरी दुआ है कि दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा है वो दूर हो जाए। अगर आप इससे माफी मांगते हैं, जाती मामला है, सही गलत है, उनकी अपनी हिस्ट्री है। हाँ, तो ये बता रहे हैं बार बार बाजी माँ जैसी है, फिर रेशम को बुरा फील कर कि रेशम गलत कर रही है। तो वो इस पूरे चीज में बहुत से इस तरह के अटैक करते हैं। अहमद अली भट्ट पे बीच में अटैक किया कि उनकी बीवी वैसे तो पर्दा करती हैं, बट अहमद अली भट्ट को कुछ नहीं समझाती। बीवी जो वैसे तो सर बांध के बैठी होती है, मगर मुझे हिदायत नहीं देती। वो वाली बात जो बोली बीच में कि रेशम लोनली है, तुम अकेली हो, रेशम तुम बहुत तन्हा हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है, मुझसे आके बातें करते हैं। मुझसे पूछिए कि आपके दोस्तों की हकीकत क्या है। मतलब हर तरह से आपने अटैक, मतलब अगर आप माफी आप मांगते दिल साफ करके आप, ये अटैक भी हो गया, फिर प्रोफेशनल अटैक भी आ गए। फिर मैं मंटो नहीं कहा, जिक्र शुरू करते करते मैं मंटो नहीं, खलील साहब इतना हसीन ड्रामा। बीच में कहते साइमा देखो कितनी खुशकिस्मत है, साइमा को क्या रोल मिला। साइमा की भी खुशबख्ती है, खलील रहमान कमर एक साथ काम करने का मौका मिला। तुमने खलील जी को क्या बोला, वो बड़ी बदकिस्मत औरत होगी या वो एक्टर होगा खलील जिसको के दौर में अदाकारा हो, खलील रहमान कमर साहब के जमाने में जिंदा हो, खलील का स्क्रिप्ट ना मिल सके, उससे उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट के किरदार को अदा करने का मौका न मिले। मतलब कि ये भी सारी कहानी क्या तुक थी। फिर रेशम कहा कि तुम्हारा एक भी रोल नहीं है जो आपसे बेहतर अदाकारा है मिल गई उन्हें, आपसे बेहतर अदाकाराएं खलील रहमान कमर साहब को मिल चुकी हैं। सैमन ये भी बोला आपसे बेहतर अदाकारे, और एक भी ऐसा रोल नहीं है आपका जो बड़ा याद किया जाए पिछले कुछ सालों में। अब से पहले जो ड्रामे और फिल्में आपने की हैं, उनमें यादगारी वाली कोई बात नहीं है। तो एक आपको यादगार रोल मिल जाता, अभी भी आप खलील जी से माफी मांग ले, खलील साहब से माफी मांगे और कहें अगले स्क्रिप्ट में मुझे एक जानदार रोल मिलेगा। आपको माफी मांगने में आप रेशम को कैसे कह सकते हैं खलील जी से माफी मांगे। अच्छा, और पूरी तुमने बात नोटिस की, पूरी चीज में उन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि मैंने कुछ गलत किया या मेरे से ज्यादती हुई। उन्होंने कहा मैं कहानी नरेट करता हूँ स्टार्ट से स्टार्ट कि कहानी कुछ यूं थी कि रेशम ने, अब अगेन ये एलिजिडली वाला लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इनकी स्टोरी और उनकी स्टोरी है वो ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। इन्होंने कहा कि रेशम मेरी बातें रिकॉर्ड कर, चोरी चोरी सारी बात रिकॉर्ड कर ले। पागल औरतों को सुनाई। मुझे 3 खवातीन का फोन आया, 3 बूढ़ी पागल औरतों को, 3 पागल औरतें जो है वो उमर रसीदा हैं, सुनाई। और बेसिकली उमर आदिल ने बिचिंग की उन औरतों की रेशम के साथ, और रेशम ने वो वॉइस नोट रिकॉर्ड, मतलब वो रिकॉर्डिंग करके उन औरतों को सुनाई। ठीक है, सुना है कि आपने हमारे खिलाफ कोई बात की है और वो रेशम ने रिकॉर्ड कर ली है। फिर औरतें इनसे अपसेट हुई कि आपने क्या किया है, और इन्होंने कहा कि वो मुझे रिकॉर्डिंग पूरी सुनाओ। मैंने बड़े आराम से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी सुनाई। वो एडिट होके आई हैं, वो कट होके आई हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट ऐसे करें आपकी बातें रह जाएं, उनकी बातें न रहें। और ये अपेरेंटली उनकी बात भी सही है कि अगर रेशम और उन्होंने मिलके बिचिंग की होगी, दोनों ने की होगी, एक बंदा बोल रहा है, ये बात अगर हुई है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सरसरी बिचिंग हर किसी करते हैं, ये एक फैक्ट है। अब हमारे मान मेरे भी करते होंगे, हम लोग के कमरों में जो होती है, इससे कोई रिश्ता क्या हो सकता है। तो सरसरी बिचिंग हर किसी की होती है कि ये गलत किया, वैसे किया। और अगर खास तौर पे आप एक बंदे, अगर आपसे दुश्मनी है किसी के साथ, आप अपसेट हैं और वो तो लोग बात करें और वो फिर आप आगे सुनाओ, वो फिर गलत बात है। अगर इस तरह हुआ है, अगर इस तरह हुआ है उनकी बताया, बट उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया कि वो भी क्या बिचिंग करती होंगी। जितना मैंने अभी ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आके जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीछे क्या कुछ बोला होगा, मैं तो वो भी जानना चाह रही हूँ कि क्या कुछ बोला है। वो बहुत बड़े बड़े टैक्स करते हैं। इनकी कहानी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ और उसके बाद रेशम के खिलाफ होगी।
और पॉडकास्ट जाके बोलने लगी, तो इन्होंने कन्वीनियंटली ये बात काट दी कि इन्होंने पहले शुरुआत की थी। और जो रेशम की जो बात था कि खुसरी दी मार रह गई है, ਤੇ ਖੁਸਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟ ਰਹਿ ਗई। जो भी गलत थी, जो बहुत गलत थी, पर वो इन्होंने पहले गंदगी की शुरुआत की थी, तो वो था टिट फॉर टैट हुआ था। हाँ, तो वो वाली गंद शुरू हो गया था। बट फिर उन्होंने माफी मांगते मांगते कहा कि वो उनका अना का मरहला होगा कि क्या करते हैं कि नहीं करते। और एंड पे करते करते जब यूट्यूब, और फिर उन्होंने ये भी टैग किया कि तुम आपकी जो सारी दोस्तें हैं 3 दफा साल में कुत्तम कुत्ती लड़ाइयाँ होती हैं। साल में तकरीबन 3 दफा आपकी उनसे उत्तम कुत्ता लड़ाई होती है। मतलब कि हर चीज में रेशम को बुराई दिखा रहे थे। आपने एक अच्छी चीज दिखाई रेशम में, जबकि इतनी अच्छी चीज है कि रेशम वाहिद इंसान है जो खुले दिल से आपसे प्यार करती हैं और हर चीज में आपके साथ रहती हैं। तो उन्होंने कोई भी अच्छी बात उनकी हाईलाइट ही नहीं की। रेशम की बेस्ट बात मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सी सिफतें हैं। रेशम एक कमरे में भी वही हैं, पब्लिकली भी वही हैं, हर जगह वही हैं। जो मुझे बड़ी अच्छी बात है कि आपको ओन करती हैं आपके बॉन्ड को, तो वो इंस्टाग्राम पर भी है, वो असल में भी है। ये नहीं है कि मौका देके, एक्टर्स का बहुत ही है होता है मसला, इंसान देखे किसके साथ है, कौन सी पार्टी में, उस हिसाब से करना। रेशम सबके साथ जैसी है वैसी है, दिल की साफ है। शी वेलकम्स यू, शी वेलकम्स यू। हाँ, और अगर नहीं बनती वो भी मुंह पे बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे से नहीं बनती, और फिर जो भी बंदा लड़ाई में करते ब्लॉग ब्लू कर देंगे, बट वो मुंह पे ही है, फेक नहीं है। रेशम की बड़ी बेसिक लेवल होती हैं, मतलब कि वो मतलब कि नाराजगी भी गेम में नहीं होती, मैनिपुलेशन वगैरह उस तरह की नहीं होती। तो ये थोड़ा सा उन्होंने एक भी अच्छी बातें नहीं की। और फिर करते करते यूट्यूबर्स की बात हुई, करते करते हम पे आ गए कि एक बेबे हैं, एक वो बेबे है, अम्मा की बात की जो मुंशी के औलाद के साथ बैठ के शो करती हैं, जो बैठ के ड्रामों पे तबसरा करती है किसी मुंशी की औलाद के साथ। उन्हें बहुत बातें बोली और हमारा तनाज़े में मतलब बढ़ावा दिया। उन्होंने भी मुझ पे वीलॉग बना दिया और रेशम और मेरे तनाज़े को बड़ी हवा दी। अच्छा, अम्मा ने तो एक लफ्ज़ बोला भी नहीं है, हमने बोला है व्हाट्स द फोर बनाने। और हमने भी हमेशा, अगर आप देखें, आज भी देखें, मैं हमेशा शुरुआत इस बात से करता होता हूँ कि वो एक बड़े अक्लमंद इंसान है, उनका बहुत नॉलेज, और मैं हमेशा उनको बड़ा मैंने पसंद किया है। मैं ना ऑनेस्टली उमर आदिल, अगर अभी पिछला ये 1 साल गंदा अंडा सब कुछ निकाल दे, उससे पीछे जाए ना, तो उमर आदिल की जो मैंने जब भी उनको देखा है यूट्यूब पे इस शो में, हमेशा उनका एक लहजा बात करने का मेरे दिमाग वही याद रहता है। बल्कि इस बात में मुझे बहुत से लोगों ने दुख का इजहार किया। मैं रेशम की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री के लोगों की बात कर रहा हूँ। कराची से मुझे कॉल है कि उमर आप क्यों इतने उनका अच्छे लफ्जों से मतलब कर रहे हो, जिक्र कर रहे हो, इतना गंद किया। गंद उन्होंने बिल्कुल किया, बट जो एक इंसान की अच्छी बात है उसको भी मुझे कहना चाहिए, कि मैंने हमेशा बड़ा इनको अप्रिशिएट किया है। व्यू पॉइंट्स कहीं-कहीं बहुत अच्छे होते हैं, बस उनका तरीका बात करने का बहुत ऑफ हो जाता है, वो हमें भी पर्सनली लगता है। अम्मा बड़ी अपसेट हुई इस बात पे। अम्मा ने कहा मैंने उमर आदिल से बात करनी है, तो अम्मा को फिर मैं नंबर लेके दिया, अम्मा ने बात की, उन्होंने सॉरी किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझसे गलती होगी, मैंने देखा नहीं था। अम्मा ने कहा मैं तो कुछ बोला भी नहीं इस चीज में। और हम लोगों ने तो हमारा भी बस था कि हमने नरेट किया था क्या, और हमने बोला था ये बात की जो गलत है वो गलत है, बट वो उससे भी थोड़े वो अपसेट से थे। फिर जाते जाते एंड पे फिर अटैक कर दिया रेशम पे। तो नाइला कहे कि पता नहीं कुछ ना कुछ, नाइला इश्तियाक कहती है ये रेशम वाला किस्सा खत्म कर दे, ये आपका कैलिबर नहीं। क्योंकि एक बॉन्ड्स होते हैं, सबके क्वेश्चन होते हैं, सारे उन लोगों के नाम लिए जो रेशम का पता नहीं क्या बॉन्ड चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वही सब कुछ उनका चल रहा था। पीछे देखो ना, हुकूमत वाली बात की, जेल में डाला मैं 4 महीने के लिए। सूबे की वजीर आला मेरे ऊपर मुकदमे बना के मुझे जेल तक भेज चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बीच में याद है, आप सबको याद होगा कि बीच में ना आदिल की वीडियोस आना रुक गई थी, तो जेल में थे ये। तो उन्होंने कहा मुझे जेल में कराया गया, तो जो जज थे वो भी हैरान हुए पर्चा देख के। जज साहब एक नजर मुझे देखते थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मतलब देखा कि ये क्या नाइंसाफी हो रही है। हैरान होके ऊपर की तरफ देखते थे कि या अल्लाह क्या मुकदमा है। और मुझे कहा, मेरे वकील को कहा कि कोई जरूरत नहीं। उन्होंने मेरे वकील साहब को एक जुमला बोलने नहीं दिया, इस आदमी की वकालत करने की, इस आदमी की वकालत की आपको जरूरत ही नहीं। मैंने इसको बेल दे दी। आपकी किसी दलील को सुनने से पहले मैंने इसको जमानत दे दी। और पता नहीं कहते बहुत ऐसे चेंज होती रहती चीजें, और कभी भी किसी बातें भी जेल में डाल देते हैं। तो समिट ऑल अप, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बाकी रेशम बेहतर जानती है उन्होंने क्या करना है, बट जितना आपने बातें बोली हैं, और मुझे नहीं याद पड़ता, हिस्ट्री में याद नहीं पड़ा कि इतने किसी ने वार किए हों। उसके बाद मतलब कि और आपकी माफी में भी वार ही हो, माफी वार पहले भी वार हैं और आपके बाद में भी वार है। खलील साहब का स्क्रिप्ट मिल सका, अच्छी तकारा मिल गई, तुम अकेली हो, तुम लोनली हो, और बीच में फैमिली की पास वाले बात ले क्या, अम्मी की बात भी कि मर्डर वगैरह। रेशम की वालिदा का कत्ल हो गया था, ये वो फौत हो गई थी। बहुत ऑफ बातें थी, बहुत ऑफ बातें थी, पता नहीं। अब बादी शमीम का और रेशम का जो बॉन्ड है, हमने देखा बड़ा खूबसूरत बॉन्ड था, बट एक जब मसला बीच में आ गया, बहनें ज्यादा बेहतर जानती है ना, तो उसमें भी आपने घुस गए, हर चीज में घुस गए, दोस्तों में भी घुस गए, हर चीज में घुस गए। तो ये पता नहीं, पर्सनली मुझे नहीं लगता ये माफी मिलेगी, और राइटफुली सो वो पागल है, रेशम हाथ कटवाए। ऑब्वियस बात है कि क्या मतलब कि ये किस किस्म की माफी थी। और अगर माफी मांगनी भी सीधा घर जाके अब कर लेते, वीडियो पे इस तरह की फिर कटीली सी माफी की कोई सेंस नहीं।
नहीं, वीडियो में अगर आप इमान दुख का इजहार करो, आप करो कि सॉरी का मतलब होता है कि आई अपोलोजाइज, मैंने गलत किया। पूरी वीडियो में उन्होंने कहीं बोला मैं गलत किया, हाँ, कि मैंने क्या वर्ड्स यूज किए, अपने ऊपर बात ही नहीं की, अकाउंटेबिलिटी उन्होंने बेसिक छुरी ऐसे पकड़ी, उसका सॉरी अगर नहीं मानेगी तो फिर तेरी मसला है, तेरी गर्दन का मसला। नॉट कूल, आई बहुत ऑफ मैं था। डिसलाइक किया। हाँ, मैं भी dislike- नहीं मैं हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनका तरीका बहुत ऑफ था। आगे बढ़ते हैं। भाई बात करते हैं मंटो की, तो बात करते हैं मैं मंटो नहीं हूं की लीडिंग लेडी सज्जल अली के बारे में। इनका आया एक इंटरव्यू बज़ पे हसन चौधरी के साथ, और इमान मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी। इमान, आपने क्या कर जाना? तो सबसे पहले मुझे इंटरव्यूज देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कौन इंसान कैसा है। इवन तो आप जान चुके होते हैं पिछले इंटरव्यू से भी, तो मुझे यहाँ पर सज्जल बहुत अच्छी लगी, मस्ती खोर सी लगी, क्योंकि मुझे सज्जल बड़ी प्रॉपर बन के आएंगी, फॉर्मल से होगी, क्योंकि इंट्रो में जब सज्जल शुड डू मोर इंटरव्यूज। हाँ, अब वाली इसके बाद शुरू में मुझे सज्जल बहुत जरा होती थी, थोड़ा जरा कॉन्शियस सी होती थी, इतना खुल के आप तो सज्जल बन चुकी हैं। नया कलाशन को निशाना ढज ढज बजदा, नया कलाशन को निशाना डज डज बजदा। बिकॉज़ मैंने कुछ क्लिप्स देखे और सज्जल इतनी मस्ती खोर मूड में थी, एंड आई जस्ट लव्ड दैट अवतार। मुझे अच्छा लगा कि वो खुद भी हंस रही थी, कोई भी जोक वगैरह था, वो किसी चीज को सीरियस नहीं लेके गई। जैसे इंट्रो में ना हसन ने कुछ बातें वगैरह की ना, जब इंट्रो किया तो सज्जल ने कहा मुझे लग रहा है आप हमारा ड्रामा देख के इंट्रो कर रहे हैं। तरादिफ और ये मतलब जो आपने अल्फाज हमारे ड्रामा सुन के तो आप तैयारी करके आए, ये कुछ ऐसा कहूँ जो समझना है, कुछ ऐसा कहूँ जो समझना है। क्योंकि सारे लोग ये फीडबैक दे रहे हैं ना, खलील जी की राइटिंग बहुत ही मुश्किल है, कि हर डायलॉग आपको समझने के लिए प्रॉपर देखना पड़ता है। तो सारी बड़ी क्यूट बातें थी। उन्होंने साइमा जी के साथ अपना बॉन्ड भी पूरा शेयर किया कि बहुत अच्छी वो स्पेस देती हैं वगैरह, एक अपनी स्पेस चाहिए होती है। मैं उनके साथ कमरे में बैठी होती थी, मुझे लगता ही नहीं था कि कोई कमरे में है। बीच में एक सवाल जो हम सबके दिमाग में चल रहा है कि मंटो जी और महमल का कुछ प्यार रोमांस होगा कि नहीं होगा। Is there like romance between you two? नजर आ चुका है, हम सबको नजर आ गया, बट सज्जल खुद भी कहती कि मैं एंड तक पूछती आई डोंट नो, आई डोंट नो। कहती पहले मैंने कहा आई डोंट नो कि मैं नहीं बताऊंगी, मैंने पहला आई डोंट नो कहा कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वो मुझे मजे का लगा उनका। एंड देन मैंने कहा आई डोंट नो, लाइक असल में नहीं पता मुझे। बट दूसरे में ये था, मैंने खुद ही सोचा वैसे है या नहीं। क्या एंड तक मैं नदीम जी से पूछती रही कि भाई है कि नहीं है, मैं यही पूछती थी वेक्सा है या नहीं है, बट उनका यही है, कहते बस यही है कि आप सोचते रहोगे है। वो जो हसन ने पूछा फिर फरहान से ड्रामा आप कर रही है नहीं कर रही, तो बड़े मजे का जवाब लगा वहां पे भी। हो सकता है, यू नेवर नो। ना आप कंफर्म करिए ना आप डिनाई करिए। बिल्कुल। मैंने कहा कि नहीं, तो कहा अच्छा कि वो कासिम मुरीद नहीं है, फिर वो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि डायरेक्टर कासिम अली मुरीद हैं। आई डोंट नो। ये तो चलो ठीक है कि आप एक्टर्स मुझे अच्छा लगा कि सज्जल ने बातें अगर कुछ नहीं बताई थी, उन्होंने उसको इस तरह ही जाहिर किया कि मतलब मैं छुपा सा रही हूँ, मतलब ब्लेटेंट झूठ ही बोला, जो अक्सर हमारे अदाकार बोलते हैं, मतलब कर कुछ और ही होते हैं, कहते कुछ और है। क्यूट तरीके से उन्होंने हसन को भी उन्हें हिंट कर दिया कि मतलब कुछ है। ना आप कंफर्म करिए ना आप डिनाई करिए। बिल्कुल, लेट्स सी। हाँ, कि हसन भी बुरे ना हो ना, कभी एट टाइम दूसरे बंदे को बुरा लगता है कि मैंने सवाल पूछा मुझसे झूठ बोला गया, तो उन्हें अच्छे तरीके से किया, क्योंकि हसन बहुत जैसे बातें कर रहे थे। हाँ, हसन हैज लॉस्ट वेट, हसन एंड जो मेकअप शेकअप था इतना ऑन पॉइंट था, वो चमक रहे थे। बहुत अच्छा लगा, मैं लाइक किया। बीच में से बातें वगैरह कर रहे थे, तो लाइक सच्चे बहुत हम्बल भी मुझे लगी। हसन ने कहा हर ड्रामा जो भी भरा होता है, सारी स्क्रिप्ट सबसे पहले आपको मिलती है। All the major scripts, big scripts first come to you. उन्होंने कहा नहीं, आई थिंक 4-5 लोग ही होते हैं, सब कोई मुझे लगता है 3-4 लोगों के पास तो जाती है। हमेशा She's being very real, very honest. very real, very genuine. I loved सज्जल की इस साइड, क्योंकि मुझे लगता है कि सज्जल कुछ दूसरी तरह से भी आ सकती हैं, तो मैंने इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मुझे लग रहा है बहुत तेज बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट मेरी रूह आगे मान के अंदर ये है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। ये फ्रीकियर फ्राइडे लग रही है, फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को लग रही है। तो खैर मैंने इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आगे बढ़े मोमेंट, आगे बढ़ते भी बात करें मैं मंटो नहीं होंगी, तो कैसे ना बात करें आगा अली के उस इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले भाई बात मैं करना चाहूंगा, बड़ी एक अजीब चीज हो रही है कि मोहरा के व्यूज में मंटो नहीं से ज्यादा आ रहे हैं। सेम दोनों की स्लॉट है, वो जियो का ड्रामा है, वो एयरवा का ड्रामा है, उसकी कास्ट इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, और यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे मतलब जियो वालों ने किस बिल्ली को दूध पिलाया है, उनका हर ड्रामा। एक मोटी ताजी बिल्ली थी जो डिंग डोंग खाती थी, बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। उनका हर ड्रामा पता नहीं लगता जियो पे लगेगा चल जाएगा, जियो पे चलेगा चल जाएगा। जियो पे बहुत मोमेंट आई डिसएग्री, जियो का भी बहुत गंदा वक्त चल रहा था, अभी थोड़ा बेहतर वक्त हुआ उनका। जियो के हिसाब से गंदा वक्त होगा, बट दुनिया के हिसाब से पता नहीं जियो के व्यूज आ जाते एयरवाई का वक्त हैं, हमराज के व्यूज आ जाते हैं, सुन मेरा दिल व्यूज आ जाते हैं। पहले वक्त था, एयरवाई का अच्छा वक्त चल रहा है अभी, लेकिन इस ड्रामे में एयरवाई का जरा वक्त अच्छा नहीं चल सका। मुझे लगा ज्यादा वैसे उनकी तरफ से अच्छा चीज थी कि फिल्मी जो उन्होंने कैमरा लिया था, बट वो फिल्मी कैमरा बहुत ही कितना बुरा लग रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ
मैं तो आईपैड पे जूम कर लेता हूँ, पता है? हाँ, बहुत ऐसे ऑफ zoom। लगता है, मतलब कि नहीं आपको सर दुखने लग जाता है कि बहुत ही लंबा फ्रेम है। बट खैर उन्होंने अपनी तरफ से सिनेमा में लास्ट एपिसोड चलानी थी शायद। हाँ, वो मजा आएगा सिनेमा में देखने का। खैर मोहरा गली का इंटरव्यू आया हाँ। और मैंने देखा, मुझे था कि मैं देखूं, गली को समझूं, तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे अच्छा लगा, उन्होंने क्यूट तरीके से बात की, उन्होंने मतलब कि अच्छे तरीके से तमीज से भी कह दिया और थोड़ा थोड़ा उन्होंने कह भी दिया कि मोहरा के व्यूज आते हैं। It's the views that majorly surprised us. उन्होंने कहा मैं मंटो नहीं, एक ताज महल जैसा प्रोजेक्ट। मैं मंटो नहीं हूँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक ताजमहल है इस साल में एक दफा आने वाला प्रोजेक्ट जो एक साल में एक ही बनता है एक चैनल की तरफ से। मतलब कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सज्जल, नदीम बेग, सब लोगों का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द ड्रामा। बट कहीं ना कहीं मोहरा आगे आ गया और मोहरा छा गया छाते फिर उन्होंने थोड़ी सी बातें अटैक भी किए रिव्यूअर्स के ऊपर। उनके जो एक शो चलाती हैं उन्होंने बहुत मुझे ब्रूटली रोस्ट किया। मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा रिव्यूज वगैरह ड्रामे के, लेकिन ब्रूटली रोस्टेड द ड्रामा। उनका पहले एपिसोड का मैंने शो ही नहीं देखना। डू यू लाइक इफ आई वॉच योर ड्रामा फॉर वन एपिसोड एंड से मैं तो रिव्यू ही नहीं करना चाहूंगा? जबकि अब अपेरेंटली मोहरा बहुत अच्छा पेस पिक कर रहा है। अम्मा ने बोला, अम्मा को पहले आई थिंक पहली एपिसोड में इतना कुछ खास अट्रैक्ट नहीं किया था, पर इनकी थोड़ी वजह मुझे पता नहीं इतनी, लाइक अगर सर्दी कपड़े पहन रहे हो तो कह सकते हैं आप सर्दी कपड़े क्यों पहन रहे हो, सर्दियों के कपड़े पहन रहा हूँ, ये कोई पॉइंट आउट करने वाली बात? कहते हैं कुछ भी कहने का हक नहीं है एक्टर्स को, सिर्फ यू कांट पॉइंट आउट एन एक्टर कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। एक्टिंग के ऊपर बोलना है। आप बोलो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर उनका अगर मैं तुम लोग के पुराने ड्रामों की क्लिप्स निकाल, मैं लाऊं आपके पुराने ड्रामों की क्लिप्स और मैं अटैक करने लग जाऊं तो आपके फैशन को, आपकी अच्छा लगता है यार ये। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस तरह जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हो। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के क्या। फिर वो होस्ट ने भी कह दिया मरीना खान और सादिया इमाम की बात कर रहे हैं। मरीना खान और सादिया इमाम की बात कर रहे हैं ना। इनका आप भी आग लगाना बाज ना आना। You are on a stove while you want so much of fire। पर मैं सही बात कह रहा हूँ कि बच्चों को जो चीजें हम मना करते हैं, हम अपने बच्चों को क्या अल्फाज बोलने से मना करते हैं, वो सारी बातें वो आके टीवी पे बोल रही हैं। वो अल्फाज अगर आप नेशनल टेलीविजन पे बोलेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। वही वाली बात शुरू होती है ना, वो जो एक डिबेट चल रही है काफी देर से, क्या एक्टर्स को फेलो एक्टर्स को रिव्यू करना चाहिए। ये एक डिबेट है, आपका भी टेक इसे मैं जानना चाहूंगा। मेरा इस पे टू साइड्स हैं कि मेरे ख्याल से इट शुड बी पीपल, जैसे वो बात करते हैं ना, ये अक्सर अपने डिफेंस में बोलते हैं कि भाई जो कमेंट्री करते हैं वो भी तो स्पोर्ट्स के लोग ही होते हैं। तो आई फील लाइक वंस आपका करियर एक पॉइंट पे पहुंच जाए, उसके बाद आप एक्टिवली इंडस्ट्री का हिस्सा ना हो, फिर आप अगर करो तो मैं उसके आगा ने बड़ा अच्छा अटैक किया। अगर कहा अभी तो आप बैठे हुए आपके पास काम नहीं है, आप अभी काम नहीं कर रहे हो पर आप एक्टर थे, बट जब आपको एक अच्छी ऑफर आ गई एंड देन यू वेटिंग फॉर दैट डे कि आपको एक अच्छा ड्रामा ऑफर हो जाए, फिर आप करेंगे ड्रामा, फिर मैं बताऊंगा। जब ही वो आपको ऑफर हो जाएगा मैं लाइक इट। तो उन्होंने कहा ये फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और बीच में आ गई कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें भी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे मोमेंट हार्ट टू हार्ट करता है, आगे भी हार्ट टू हार्ट सेशन शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ, How blessed I am। मैं कभी कभी सोच रहा हूँ तो 10-12 साल पहले मैंने स्ट्रगल किया है। मैं 10 साल 12 साल पहले कहाँ था, इसी शहर में किस गली में धक्के खा रहा था। अगर मुझे कोई वापस उस वक्त में लेके जाए, मुझे आज बोल दे कि मान ले जाए तुझे वापस, तू मर ही जाऊंगा कि मैं फौरन कहूँगा नहीं मेरी अभी वाली जिंदगी कितनी अच्छी है। पर हम हर वक्त कहते रहते हैं, मैं अपनी गाड़ी में बैठता, मैं तो मैं अपनी गाड़ी में इसी में बैठ के आईफोन पकड़ के मुझे गाड़ी बड़ी और लेनी है और बेहतर करना है, इस बात के बारे में सोच रहा था कि यार एक गाड़ी को बदलनी है। बट हम कितना स्ट्रगल इंसान की खत्म होती हैं, आगे से आगे आगे से आगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एसी वाले कमरे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, हम लोग फिर कहते हैं हम डिप्रेस हैं। आप एक एसी वाले कमरे में बैठ के टेंशन में पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो हर कोई कह रहा था डिप्रेस ही मुझे है। पता है एक बात मुझे समझ आ गई है दुनिया की हकीकत, जो आई होप सबको समझ लग जाए कि हम सबकी जिंदगी पता है एक लाइन है। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसकी जिंदगी डबल हो जाएगी। सबकी जिंदगी एक ही लाइन में चलना है, सबने मरने का एक ही जगह पे जाना है, एक ही कब्र है। तो इतना करें इतना ज्यादा क्यों, जितना आप खुश हो, मतलब कि इतना चीजें भागते रहना करे। जो लोग झूठ मकारी, लोग हक खाना, पैसे की भूख, एक लालच, लोग कब्र में पहुंचते हैं। इतना लोग कब्र पहुंच चुके होते हैं, फिर भी लालच चली होती है। हाँ, कि पैसे ले जाएं, लेके पता नहीं क्या उन्होंने करना है, कहाँ जाना आपने, कहाँ लेके जाना है। तो बहुत दुख की बात है। खैर कि अपना भी थोड़ा स्ट्रगल बता रहे थे कि ये फील्ड है इस तरह की। मेरा की बीच में बात हो रही थी कि यहाँ पे अगर आप 20 ड्रामे भी दे दो ना, बीच में 2 फ्लॉप हो जाए, खत्म आप एज एन एक्टर। 15 ड्रामे 25 ड्रामे हिट देने के बाद 2 फ्लॉप ड्रामे, खत्म बात। अपने मतलब कि लीग में अपने उसकी बात करती तो आपको बड़ा एंड तक मनाना पड़ता है अपने आप को, तो बहुत स्ट्रगल वगैरह होता है, बबल से निकले। और बीच में वो बात हुई कि इनका भी कुछ चर्चा हुआ था ना
ना हैप्पीली डिवोर्स्ड वाली बात पे, तो लोगों ने थोड़ा कहा था क्या मतलब हैप्पीली डिवोर्स्ड, तो उन्होंने कहा कि सही बात है, अगर आप एक शादी में होते हो और आप खुश नहीं है, कोई भी कपल क्यों अलग होगा? क्योंकि वो खुश नहीं होगा। तो जब आप डिवोर्स करें तो हैप्पीली डिवोर्स्ड इस टर्म को यूज करेंगे ना। You want to be happy in life, even if you're divorced, then you should be happily divorced. तो अगर मैं भी खुश हूँ और हिना भी खुश हैं तो सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। तो बड़ा एक अच्छा क्यूट सा पॉजिटिव सा इंटरव्यू था। शुरू में थोड़े कटीले वार थे बट वो अपने वार करते थे, बट वैसे मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने सारी बातें की, तो ये भी मैंने इंटरव्यू देखा। यस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंटरव्यू की। जी हाँ, दुरे फिशा का इंटरव्यू है समथिंग हॉट पे, बाबा लंबा इंटरव्यू था। हाँ। ईमान ने देखा? मैं तो हर इंटरव्यू देख रही होती हूँ। दुरे फिशा हमारी जैसी लगी मुझे, चिल्ड आउट रिलैक्स। दुरे का मैं एक साल में प्रोजेक्ट कर लूँ, बड़ी लेजी सी हूँ, मैं घर में बैठी रहती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे ये नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा। मेरा भी दिल करता है मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देख। कमिंग होम, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग अ मूवी इज माय आइडियल लाइफ। वही जो मोमिन अभी बात बोली है कि आपकी एक ही लाइन है, कितना खींचना है, उतनी मेहनत करो जितना आप भी चिल हो। तो कहती मैं भी चिल रहती हूँ, बट मेरी अम्मी ने कहा कि बहुत ज्यादा चिल होगी और एक प्रोजेक्ट सब पकड़ लो। मुझे मेरी अम्मी और बहन बहुत ये चीज रियलाइज कराते हैं, गो वर्क। तो मैं प्रोजेक्ट पढ़ा, उनका ब्रेक्स वगैरह लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सावल यार प्यार उन्होंने बताया कि मैं मेंटल पीस को चूज करती हूँ, तो अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं, मैं अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर रही हूँ। एक सवाल जो बहुत ज्यादा सबके दिलो दिमागों में चल रहा था, बिलाल अब्बास और दुरे फिशा की शादी को लेके, जो ऑलमोस्ट हर महीने आता रूमर कि बिलाल दुरे की शादी हो चुकी है, कभी निकाह हो जाता है, कभी कुछ होता है। दुरे ने अब कहा है कि भाई ये सरासर झूठ है। How did you respond to those rumors? By not responding. That's the best way to respond is. उन्होंने झूठ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मोमिन, एंड तक पता ही चल सका मैं कहना क्या चाह रही थी। उन्होंने कहा रूमर्स हैं, लोग रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स है बस, Rumor is a rumor. मेरे मुताबिक था कि वो आगे से कुछ कहेंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी चीजें हुई थी बीच में, जब ये लोग गए थे उम्रा करने गए थे, सेम टाइम पे था, लोगों ने बातें की थी, शादी की बात आती थी, इनके फोटोशूट्स होते थे ड्रामा खत्म होने के बाद भी, केक काटने हाथ पकड़ के, बहुत सी चीज़ें थी, बट उन्होंने किसी चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया। उन्होंने कहा बस रूमर्स थे, हर कोई इस तरह रूमर्स करता है, मैं कुछ मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आफ्टर द उमर शहजाद वाला चैप्टर ना, तो अगर कुछ है भी तो ये प्राइवेट रख रही हैं। अच्छा, ओके। इवेंचुअली बेबी जब भी होगा बता देंगी, नहीं बताएंगे, बट अभी वो बड़ा केयरफुल होंगे। तब सबको याद होगा कमेंट्स के तबादले भी होते थे। अब वो खुद भी कह रही थी कि अगर उस टाइम पे किसी ने कोई बातें वगैरह की हैं तो उनका हक है, अगर आप पब्लिकली दिखाओगे तो बात कर सकते हो। If I put it out there, obviously people will talk. तो मैं पब्लिकली अभी कुछ नहीं दिखा रही, तो मेरे बारे में पब्लिकली कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब भाई भैया कि उन्होंने कहा कि मतलब कि रूमर्स जैसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कह रही हूं। शादी वाली बात भी रूमर्स है कि शादी नहीं हुई। अच्छा, बाकी में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि मेरे दोस्त हैं कि नहीं है। ठीक। अब ये मैं यहाँ पर लिंक करूंगी अली रजा की बात से। अली रजा की वीडियो आई है मैशन पे, वहाँ पर अली रजा ने बोला कि अनमोल मेरी दोस्त है। अनमोल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा कुछ भी नहीं है गाइस, ना शिप करो। दोनों शादी कब कर रहे हैं भाई? कोई सीन नहीं है ना, मेरी शादी इंडस्ट्री में अभी कुछ हो रही है, अभी तो शादी की प्लान नहीं है। आगे जाके कभी जिंदगी में मैं शायद इंडस्ट्री में करूँ ना करूँ। देखिए जी, ये डिपेंड करता है हालात पे और आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट अनमोल के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, ये होता है एक क्लैरिफाई वाला करना। दुरे ने कुछ नहीं क्लैरिफाई किया कि बिलाल के साथ क्या बॉन्ड है। आते में वो ये वाली बात है ना कि कहने की उन्होंने पता नहीं क्या बॉन्ड है, क्योंकि अब अली ने ये भी बोल दिया कि ना हमारा पहले कुछ था कि हम छुपा रहे हो, ना पहले कुछ था, ना अभी कुछ है, ना कुछ होना है। मेरी सिर्फ दोस्त है, सिर्फ दोस्त है। कोई प्लान नहीं है और कोई ऐसा सीन नहीं है जो हम लोग आपसे छुपा रहे हो या पहले रहा हो। तो ये होती है प्रॉपर क्लैरिफिकेशन कि अब हमें पता चल के हम शिप नहीं कर सकते। दुरे थोड़ा वेग रखा। दुरे ने मुझे पर्सनली वेग लगा, बाकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जितना बताना चाहती नहीं बताना चाहती, क्योंकि दोनों थोड़े इंट्रोवर्ट से तो हैं। एक था इंस्टाग्राम पे जिसने एक फैन क्लिप बनाया हुआ था कि दुरे फिशा का कोई पुराना इंटरव्यू था, उन्होंने कहा मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, आई लव दाल चावल, I can eat दाल चावल and लहसुन का अचार forever. उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि अगर बिलाल एक होते फूड आइटम पता नहीं तो वो दाल होते हैं। बिलाल होती दाल, नो जस्ट पीली दाल। तो लोगों ने उसको लिंक कर दिया। बहुत इस तरह के क्लिप्स आते हैं, वो बातें होती हैं छोटी छोटी, कभी इंस्टा स्टोरी दोनों लगाते हैं सेम, फिर दुरे ने फटाफट डिलीट कर दी। तो ये कुछ भी थोड़ा स्नीकी होता है। कहते हैं ना कि क्या स्मोक फायर, चिंगारी वहां पर लगती है जहां पर आग होती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब इनका इश्क मुर्शिद का हुआ था तो बहुत लोगों ने बात की थी, बातें सुनने में आ रही थी, बहुत कुछ पीछे कहानी भी सुनने में आ रही थी। जब कहते होते कि निकाह वगैरह पे क्या कुछ का और सेट वगैरह पे कि कुछ ऑफिशियली कभी कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, बट ये था बातें बहुत ज्यादा सर्कल में चल रही थी। क्योंकि मेरे माइंड में इस तरह आता है जब तक प्रोजेक्ट होता है ना उनको भी फायदा होता है पीआर कि आप एक जोड़ी की तरह मशहूर हो रहे, दोनों सिंगल हैं, प्यारे हैं, क्यों ना हो, पर उसके बाद भी काफी देर तक चलता रहा और कभी शट अप कॉल नहीं दी थी। क्योंकि जिस तरह भी करके पाकिस्तान में रहते हुए अगर एक बंदी की शादी करवाई जाए एक्टर के साथ तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन देते हो और कुछ नहीं होता। तो जैसे बहुत दफा जैसे आई थिंक एमन सलीम के वक्त भी जब पहले वो सीबीए के साथ करते थे तो उन्होंने कहा था नो, इस तरह जिस तरह भी करके अली ने कह दिया नो, तो मतलब क्या फिर आप नो कहते हो, तो ये पता नहीं वेग रहना। एक और एक्ट्रेस दिमाग में आ रही हैं जिनको एक इंसान से शिप बहुत ज्यादा शिप किया गया है और वो नो नहीं कहती, लेकिन वहां पे क्योंकि वो यस है ना, वो यस है तभी इसलिए नो नहीं कहती। हाँ, उनका भी आता है शादी होगी, वो भी क्लियरली नहीं बताती है क्या क्या नहीं है, तो वो थोड़ा सा ऑफ लगता है कि या फिर क्लियरली बताया नहीं बताएं,
तो खैर उसके अलावा इस इंटरव्यू में एक और बात भी हुई जो मुझे बहुत अच्छी लगी दिलफिशा की, वेट को लेकर जो हमेशा होता है कि आपको पतला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उनका मेरे मुताबिक आपको फिजिकली फिट होना चाहिए. Yes, you need to be physically fit. स्किनी होना इज नॉट द आंसर. And when I say fit, I don't equate it to being skinny. मैं ब्रॉड हूँ, मेरी बिल्ट इस तरह है. I am broad, I have a build, and that's how I am always going to be. हाँ, मेरा भी कभी कभी दिल करता है मैं कम करूँ, मैं कम कर लेती हूँ, कभी बढ़ जाता है. I can add on weight, look leaner, depending on how I'm working on my fitness. तो हर कोई जो प्यार करता है, ड्रामा में जो दिखाया जाता है 70% वुमेन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. And that's how 70% of the women of your country are. तो मतलब किस तरह मैं ऊपर नीचे होती हूँ मुझे I उनकी hope बातें. in an ideal world we can celebrate body positivity और फैट से ना करें, पर जो ग्राउंड रियलिटी है मतलब बिल्कुल मोटा मोटा नहीं होना चाहिए. दिलफिशा हैज बीन चब्बी. मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जनरली कि हम सब कहते हैं कि ओ बॉडी शेम नहीं करना चाहिए वगैरह, बट ग्राउंड रियलिटी है कि आई एम सॉरी ये फैक्ट है कि फैट को अगली कहा जाता है हमारे माशरे में, जो कि गलत बात है. आई विश एंड होप इट चेंज हो जाए. लास्ट वीक का कमेंट एक मेरे बारे में, हमारे बारे में कि बहुत मोटे हो गए, जाओ ज़िम्पिक ही लगा लो. तो बहुत मोटापे वार थे, मुझसे बहुत ही वार किए फेमिनिस्ट वाले. अच्छा देखो वैसे कहते हैं फेमिनिस्ट आगे सारे मेरे वार करने के लिए, मेरा जो भी व्यू पॉइंट था मुझे शेम क्यों कर रहे हो, आगे ये आगे है. भैंस, संडा, हाथी, गैंडा, क्या काम. मैं भी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं कौन सा पतला हूँ. हाँ तो लोगों ने कहा मैं भी संडा, मैं था दरियाई घोड़ा. खैर मैं यहाँ पे दिलफिशा को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, दिलफिशा ने हमारी आवाज उठाई हमारे से. आई होप आइडिया ऐसा होना चाहिए. हाँ कि लेकिन चलो कभी कभी बड़ी जब मैं खुद देखो मैं इतनी मुश्किल से पतली हुई थी, मैं अपनी कोई पुरानी वीडियो देखी खुद भी सैड होती हूँ. मतलब मैंने एक दफा तो किया है ना, दोबारा आना है, दूसरी दफा भी किया था, हर मैदान ये तीसरी दफा होगा क्योंकि मैंने बीच में फिर से थर्ड टाइम्स द चार्म इंशाल्लाह. खैर आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली और माशाल्लाह उन्होंने घर भी लिया है. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, मुझे अच्छा लगा. बहुत बहुत मुबारकबाद. हाँ हाँ आई थिंक आगे बढ़ो. आगे बढ़ते हैं और शो खत्म करते हैं. बस एक आखिरी पॉइंट जहां हम थोड़ा सा प्यार भेजना चाहेंगे, बहुत सारा प्यार लीडिंग लेडी सबा कमर के लिए. सबा कमर की तबीयत काफी खराब थी, बहुत से रूमर जो बहुत सी बातें आ रही थी, बट उन्हें असल में एक माइल्ड हार्ट अटैक आया एंड थैंकफुली शी सेफ नाउ. ऑब्वियसली बात है अभी उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेंगी, बट उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा दुआएं. वी होप टू सी सबा बैक इन एक्शन सुपर सून. बहुत से उनके ड्रामे भी आने वाले हैं. एक तरफ उनका पमाल आ रहा है ग्रीन पे, फिर उनका जियो पे आने वाला केस नंबर 9, फिर उनका हम टीवी पे एक प्रोजेक्ट आने वाला है. बहुत से एक्साइटिंग प्रोजेक्ट सबा कमर के आने वाले हैं. सो बहुत ज्यादा दुआएं फॉर सबा एंड होप टू सी यू बैक इन एक्शन सुपर सून. स्पीड रिकवरी बिल्कुल. और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म. हैशटैग व्हाट्स द 411 पता नहीं क्यों बोलता हूँ, हम करते तो है नहीं. कभी कभी लोग आ जाते हैं. आपके बालों को लेकर किसने पूछा था, मुझे भी याद है हैशटैग व्हाट्स फोन से. वो ना आप किससे करते हो अपने, मैं भी अपने हस्बैंड के पता नहीं वो चाहती हूँ कि वो अपनी उनकी चेस्ट के ये अच्छे नहीं है ये ट्रिमर से कहते हैं वैक्स करवाते क्या करते हैं. मैंने वैक्स ट्राई की थी एक दफा, पता नहीं क्यों कराई थी, बहुत दर्द होती है. लड़कियों की हिम्मत को सलाम. आदमी लड़कियों के साथ डरती होती शायद नहीं होती है, डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है. वैसे अब मैं ट्रिमर से करता हूँ तो ये तो चुभते हैं बाल, तो आप ना कराएं. आपको चुभेंगे क्योंकि चुभते हैं बाल. TMI guys, TMI. बट है हैशटैग व्हाट्सएप फोन पे आपको वीट करें. वीट से कहते हैं बिल्कुल उतर जाते बाल आपके. वीट से उतर जाते बहुत मोटे आते हैं बाल आपके, बट लड़के को तो वैसे ही मोटे होते होंगे. लेजर करा लें. कितने मोटे होंगे उनके. लेजर करा लें बाल उतर जाएंगे. अच्छा लाई छड्डो. इसने पहचाना इस वॉइस नोट को कि नहीं मोमेंट. चले खैर इसी नोट में शो होता है खत्म. हैशटैग व्हाट्स द 411, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर. YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411.